साइंस में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते हुए विकास को लेकर, जो कहीं ना कहीं अब तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वो भी इसका मादा अब मान रही हैं। अब हुआ ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो दावोस में चल रही है और ऐसे में जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि किस तरह से भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है। और खास तौर पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हैं मॉर्गे ब्रांडे, उन्होंने दावोस में कहा कि इस साल भारत बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है जब उसकी तुलना अन्य देशों से की जाती है और ग्लोबल ग्रोथ यानी कि वैश्विक विकास दर में ये 20% का योगदान देगा। साथ ही खाली भारत अपने लिए ग्रो नहीं कर रहा बल्कि सबको साथ लेकर चल रहा है। और इसीलिए हम जब वैश्विक विकास दर की बात करते हैं तो उसमें 20% की हिस्सेदारी किसकी होगी? भारत की। और ये बात एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने कही। उन्होंने कहा कि भारत की जो आर्थिक दर है वो इस बार सबसे ज्यादा बढ़ेगी जब हम उसकी तुलना अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ करते हैं। और सबसे अहम बात ये कि वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना जिसमें भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, वो अकेले ग्रो नहीं करेगा, विकास दर से आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि सबको साथ लेकर चलेगा। और इसीलिए भारत का ग्रो करना इमर्जिंग मार्केट के तौर पर अन्य देशों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और जिस तरह से ये बैठक आज से शुरू हो रही है, जब हम दावोस की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से हमारे देश के कई राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में कैसे वैश्विक विकास दर को आगे बढ़ाने में ये मंच कारगर साबित होगा ये देखना होगा। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मंच में किस तरह से मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की गई है, क्योंकि लगातार जो उस साक्षात्कार में अहम केंद्र बिंदु पॉइंटर्स अध्यक्ष साहब ने कहे, उन्होंने कहा कि सरकार के आर्थिक ठोस सुधार खासतौर पर कोविड के बाद अपने आप में नीति निर्धारण के तौर पर बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जोरदार विकास की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वजह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वो बहुत ज्यादा आशावादी हैं और उन्हें ज्यादा उम्मीद है। उम्मीद इसलिए कि भारत एक फैसिलिटेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर हमेशा अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि जो WEF के अध्यक्ष हैं वो भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना को लेकर आशावादी हैं। उन तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स को लेकर उन्हें विश्वास है कि भारत नीति और नियति के निर्धारण के साथ लगातार आगे बढ़ेगा। और जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिक्र हम कर रहे हैं, जो आज से वहां पर बैठकें शुरू होनी है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम दावोस की अगर बात करें तो दुनिया भर के दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं। और वो दिग्गज क्यों जुड़ेंगे? फोकस सिर्फ एक है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश यहां पर आए, यानी कि व्यवसाय और निवेश के लिए बेहतरीन मंच। अब इस बैठक में 3000 से ज्यादा अधिक जो वैश्विक नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें 100 से ज्यादा अगर देखें तो अधिक CEOs और जो शिष्टमंडल है, प्रतिनिधिमंडल है, वो शामिल होने वाला है। 4 केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही उनके सहित 6 CMs के भी शामिल होने की बात यहाँ पर। और सबसे अहम बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपने आप में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, उसके साथ कई अहम विषयों पर चर्चा होनी है। और स्पिरिट ऑफ डायलॉग ये थीम रखा गया है इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और डायलॉग यानी कि बातचीत से संभावनाओं के असीम आकाश। अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय, तो जब हम बात करते हैं भारत के उस ब्राइट स्पॉट की, तो WEF की जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर माना कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में दम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लगातार जो ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो करीब 16-17% का था। WEF चीफ ये बोलते हैं कि अब ये कंट्रीब्यूशन इस साल भर करके 20% हो सकता है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था लार्ज इकॉनमीज में अगर हम कहा जाए, अगर वो ग्लोबल ग्रोथ को 20% का कंट्रीब्यूशन करने जा रही है अगर इस साल, तो भारत को नज़रअंदाज कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, न केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरह से आपने कहा स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये WEF का एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो जिस तरह से यूनिलैटरल फैसले लिए जा रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो या फिर अभी बहुत सारे मुद्दे जो वैश्विक स्तर पर हैं वो WEF के फोरम पर उठाए जाएंगे। लेकिन भारत की तरफ से ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट डेलीगेशन है। मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उसमें शिरकत करने, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, चाहे वो स्मार्ट सिटी की हो, चाहे वो AI टेक्नोलॉजी की हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, ये सारी की सारी चीज़ें इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर रखी जाएंगी। 850 से ज़्यादा ग्लोबल लीडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये अगर ये कहा जाए कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें इन फिजिकल हिस्सा लेंगे, पिछली बार उन्होंने वर्चुअल तरीके से इसमें हिस्सा लिया था, और मुझे लगता है कि वो ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जिस तरह से फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड हो रहा है, 1945 के बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर अभी उभरा है इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी, तो उसमें डायलॉग कितना इंपॉर्टेंट होगा और कैसे डायलॉग को सेंट्रल स्टेज पर लाया जाता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, और इसीलिए भारत को नज़रअंदाज कर पाना WEF के मंच पर बहुत मुश्किल है। और क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, ऐसे में हम अगर बात करें भारत की, अजय, तो भारत में गिफ्ट ऑफ सिटी की बात हम करते हैं, जिससे पेश करने वाला है इस बार WEF में भारत। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक से जुड़े हुए नुमाइंदगी भी वहां पर हैं कि कैसे राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कितना बड़ा आप अहम मंच मानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसके लिए उसका सबसे बड़ा मंच माना जाता है। जैसा कि हमने कहा कि भारत से भी 100 से ज़्यादा CEOs यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं, और चाहे आप तेलंगाना की बात करें और कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश पहली बार इसमें शामिल होने जा रहा है। आसाम जैसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट भी अपने ग्रोथ पोटेंशियल को वहाँ दिखाएगा। भारत के लिए मुश्किल, निवेशकों के लिए मुश्किल होती है कि अगर भारत में वो आना भी चाहें तो वो कहाँ पर जाएं। 30 स्टेट्स हैं, अलग अलग ग्रोथ स्टोरी है, अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं पॉलिसीज़ के टर्म्स में, वहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग हैं। तो अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी कहानी कहते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली जो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट्स हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप छोटे स्टेट्स की बात करें जिसमें आसाम और तेलंगाना और केरला जैसे स्टेट शामिल हैं, तो वो अपने अपने जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उसको भी वहाँ रखते हुए नजर आएंगे। तो स्पष्ट तौर पर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कैसे आए, और AI कॉन्फ्रेंस जो फरवरी में होने वाला है उसको लेकर के भी शायद एक बड़ी बात रखी जा सकती है, क्योंकि डेलीगेशन का नेतृत्व जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लार्जेस्ट एवर डेलीगेशन भारत की तरफ से जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल्स एंड CEOs, एक बड़ा इंडिया इम्पैक्ट भी आपको आता हुआ दिखाई देगा WEF से। लेकिन ट्रंप को नज़रअंदाज करना या फिर उन पर भी निगाहें सभी की रहेंगी, और जो अभी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इकोनॉमिक फ्रंट पर, उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। डायलॉग कितना हो पाएगा, सभी की निगाहें इसी पर होंगी। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम उस बर्फीली वादियों में जहां पर पियानो सुनते थे वहां भारत मंच की धूम अभी से नजर आने लगी है। लेकिन अजय, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर को समझे तो टैरिफ वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसे में ट्रेड को संतुलित करने के लिए और एक इकोसिस्टम बैलेंस तरीके से बन पाए, उसके लिए टैरिफ पर किस तरह की बयान की उम्मीद हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टैरिफ का मुद्दा है, मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी जैसे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अचानक स्टेटमेंट आता है कि जो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका के विरोध करेंगे उस पर वो टैरिफ लगा सकते हैं, और ज़्यादा लगा सकते हैं, लगा ऑलरेडी उन्होंने दिया है। लेकिन आज ही आपने देखिए कि बहुत सारे यूरोपियन नेशंस ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो डेनमार्क के साथ हैं, वो ग्रीनलैंड के ऑटोनॉमी के साथ हैं, और इस मुद्दे पर बातचीत से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बट टैरिफ को एक शायद हथियार बना लिया गया है अमेरिका की तरफ से यूनिलैटरली किसी भी समस्या के समाधान के लिए। मुझे लगता है ट्रेड एक पानी की तरह होता है जो अपना रास्ता कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है। तो अगर आप अमेरिका के रास्ते बंद करते हैं, वहां बांध बनाने की कोशिश करते हैं, तो भारत जिस तरह से यूके की तरफ गया है, लार्जेस्ट एवर डील होने वाली है EU के साथ में, अभी हमने UAE के साथ डील किया है, ओमान के साथ डील किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पर हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और टैरिफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन AI जो ऑलरेडी $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट US कर चुका है, उसका रिटर्न आएगा कहां से? वो चाइना और इंडिया से ही आएगा। तो अब वो जो उनको AI बबल में इस वक्त लॉस हो रहा है, तो इतना बड़ा मार्केट और AI का इतना बड़ा पोटेंशियल भारत को, अमेरिका भी फंस चुका है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पर अगर रिटर्न चाहिए तो भारत को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए बार बार बात हो रही है कि ट्रेड डील पर हम लोग बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, और WEF प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर कोई सहमति हो जाए। और उम्मीद यही की जा रही है कि इतने फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में कैसे ग्लोबल ग्रोथ, क्योंकि 3% मतलब ऑन एन एवरेज आप ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो 4% की हम बात करते हैं, अभी जो वो है 3% पे आ चुका है, 1% का डिप।
कोई नहीं चाहता कि गरीबी पूरे विश्व में बढ़े, अनिश्चितता बढ़े, और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और अगर ग्रोथ लानी है तो उसमें 20% का कंट्रीब्यूशन एज पर WEF चीफ अगर भारत से आता है तो भारत को भी पार्टनर बना के चलना होगा। भारत भी लगातार कह रहा है अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको भारत के साथ रहना होगा। और इसीलिए इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर हमने देखा कि अच्छा यूरोपियन यूनियन हो या अन्य देश वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, उससे जुड़े हुए किस तरह के आयाम हम इस बार के मंच पे देख सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स जो WEF जारी करता है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी पे हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, IoT पर हो, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जनरेटिव AI ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी की GDP को 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को ड्राइव करने जा रही हैं। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन उसमें साथ ही इस वक्त बबल को भी लेकर के बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या, अभी जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा बयान अभी 2 दिन पहले ही आया शायद, कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है AI को तो भारत में या चीन में AI को फ्री क्यों जाना चाहिए, वाई शुड अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे फॉर द फ्री AI इन इंडिया। AI भारत बात करता है कि AI एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसे टेक्नोलॉजी की तरह विकसित किया जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे और सबको एक समान अवसर प्रदान किया जाए। टेक्नोलॉजी बैरियर न हो, डिफरेंशिएट न करे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो AI, इसीलिए हम AI इम्पैक्ट समिट जो फरवरी में करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे नुमाइंदे WEF के अध्यक्ष के साथ साथ AI समिट का हिस्सा होंगे और इसी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए और AI का इम्पैक्ट जो भारत कहता है कि एक रिस्पॉन्सिबल AI होना चाहिए, एक शेयर्ड विजन में बिलीव करने वाला होना चाहिए, केवल पैसे बनाने के लिए AI का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और शायद यही बड़ी बात इस मंच पर भी सामने आ सकती है। AI बबल की चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, अमेरिकी दौरे पर भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वी हैव टू पुल अप द सॉक्स, कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी जरूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए न्यूज पंच में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला न्यूज पंच में रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज।